संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान श्रृंखला के व्याख्यान संख्या 15 में आज अध्ययन करने वाले हैं अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की दिशाएं। इनकी जो दिशाएं होंगी जो मुख्य पाठ्य बिंदु के अंतर्गत आ रही हैं वो 5 हैं। एक अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। 2 अर्थ संकोच, कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। 3 अर्थादेश, ट्रांसफेरेंस ऑफ मीनिंग। 4 अर्थोत्कर्ष, एलिवेशन ऑफ मीनिंग। और 5 अर्थापकर्ष, डिटेरियोरेशन ऑफ मीनिंग। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू राय, संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप भाषा विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कई वीडियोज देख चुके हैं। उसी कड़ी में आज लेक्चर 15 के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की दिशाएं आप देखने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण है यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट, एमए, बीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। इसकी जो आप 5 दिशाएं देखने वाले हैं वह देखेंगे: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष। अब एक एक बिंदु को देखने से पहले इसकी भूमिका पर विचार करते हैं। अगर ये प्रश्न आता है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या अर्थ विकास पर प्रकाश डालिए या उस पर निबंध लिखिए, किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है, तो प्रारंभ में आप भूमिका के तौर पर लिखेंगे। वह इस प्रकार है भूमिका: परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। भाषा की प्रकृति भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता है। और आपका प्रश्न ही है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, तो इसलिए कहा जा रहा है जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस अर्थ परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास भी कहा जाता है। यह अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास 3 प्रकार का होता है। यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। एक, कहीं पर अर्थ का विस्तार होता है, जिसको आप अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थ का कहीं पर विस्तार होता है, शॉर्ट में कर दें अर्थ का विस्तार, यानी अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। एक्सपेंड करता है, अर्थ जो है विस्तृत रूप धारण करता है, मतलब बड़े रेंज में चला जाता है। दूसरा परिवर्तन, कहीं कहीं पर अर्थ में संकोच होता है, सिकुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्थ संकोच। अर्थ संकोच, कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। और तीसरा कंडीशन होता है, कहीं कहीं पर पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ आ जाता है, यानी पुराने अर्थ को रिप्लेस कर देता है। और इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? अर्थादेश, अर्थ आदेश, अर्थ का आदेश। और संस्कृत में आप जानते हैं मित्रवत आदेश, मित्रवत आगमः और शत्रुवत आदेश, दुश्मन के समान आएगा और वो आपको हटा देता है। तो अर्थादेश में यही होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस ऑफ मीनिंग। इन तीनों उदाहरणों पर विचार करेंगे। 3 उदाहरण का क्या तात्पर्य है? आपने पहला देखा अर्थ विस्तार, दूसरा आपने देखा अर्थ संकोच, और तीसरा आपने देखा अर्थादेश, अर्थ का आदेश। इन तीनों जो अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, 3 प्रकार का जो अर्थ परिवर्तन हो रहा है, इन तीनों उदाहरणों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है, पता चलता है कि कुछ स्थानों पर अर्थ अपने मूल अर्थ से उत्कृष्ट हो गया है, यानी ऊंचा हो गया है, बेहतर हो गया है, अच्छा हो गया है। और कहीं पर
वह अपने मूल अर्थ से निकृष्ट, अपकृष्ट या घटिया हो गया है। तीनों एक ही तरह का मीनिंग दे रहा है। निकृष्ट नीच होने के सेंस में, नीचा होने के सेंस में है। अपकृष्ट खराब अर्थ होने के सेंस में है, यानी घटिया होने के सेंस में। इस दृष्टि से इनको दो भागों में रखा जाता है। किनको? जो ऊपर में जो आप तीन भेद देख रहे हैं, तीनों भेद में दो दो भाग आप करके सोच सकते हैं। किसमें? अर्थ विस्तार भी दो तरीके का होगा, एक अच्छा सेंस में हो जाएगा और एक घटिया सेंस में होगा। यानी अर्थ जो लेगा, एक अर्थ निम्नतर हो जाएगा और एक में अर्थ उच्चतर हो जाएगा। कहां पे? अर्थ विस्तार होने पर भी। अर्थ संकोच होने पर भी दो स्थितियां पैदा होंगी, अर्थ अच्छा हो जाएगा और या तो निम्नतर हो जाएगा। अर्थादेश के कंडीशन में भी अच्छा हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा अर्थ, या कहीं पर अर्थ निकृष्ट हो जाएगा। यानी ये तीन जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, इस तीनों में दो दो कंडीशन पैदा होगा। एक क्या होगा? अर्थ उत्कृष्ट हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में अर्थ क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और यही कंडीशन, दो दो कंडीशन इसमें भी होगा और अर्थादेश में भी होगा और अर्थ संकोच में भी होगा। यही बात यहां पर कही जा रही है कि तीनों ऊपर के जो तीन उदाहरण आप देख रहे हैं, उस पर जब विचार करते हैं तो कुछ स्थानों पर अर्थ क्या होगा? उत्कृष्ट, और कहीं पर निकृष्ट होगा। और इस दृष्टि से इनको भी, ऊपर वाले तीनों को क्या करेंगे? दो दो भेद कर देंगे। ऊपर एक जो तीनों भेद हैं उसमें भी दो दो बातें आएंगी। तो सुविधा के लिए अलग से जो ये दो बिंदु बन रहे हैं, अर्थोत्कर्ष, अर्थ का ऊंचा हो जाना, अच्छा हो जाना, एलिवेशन ऑफ मीनिंग, और अर्थापकर्ष मतलब अर्थ का अपकर्ष हो जाना। अप मतलब अप जो मीनिंग देता है वो नीचे जाने के सेंस में देता है। जैसे अपमान शब्द आप यूज करते हैं, अपकर्ष यूज करते हैं, तो अपकर्ष भी है, वो अर्थ को नीचे की तरफ ले जाता है। डिटोरियरेशन ऑफ मीनिंग के रूप में विचार किया जाए तो अर्थ परिवर्तन की मुख्य दिशाएं अगर कुल मिला के अगर देखेंगे तो ऊपर में आपने तीन देखा, और ये दो को और जोड़ दे तो 5 रूप में आप देख पाएंगे, जो आपके लिए सामने रखा गया था इन बिंदुओं के रूप में। अर्थ विस्तार के रूप में देखेंगे, अर्थ संकोच के रूप में देखेंगे, अर्थ आदेश के रूप में देखेंगे, अर्थोत्कर्ष के रूप में देखेंगे और अर्थापकर्ष के रूप में देखेंगे। इन 5 बिंदुओं पर बारी बारी से विचार करते हैं। यह कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू में जाएंगे तो संस्कृत के एक्सपर्ट के लिए भाषा विज्ञान का यह प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है। वो अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की दिशाओं से सवाल करते हैं। तो पहला देखते हैं, अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का विस्तार होगा, अर्थ जो है एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे। कह रहे हैं कि कुछ शब्द जो है ओरिजिनल रूप में या तो स्पेशल या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया। जैसे एक शब्द का उदाहरण लीजिए कि अर्थ विस्तार कैसे होता है, तो क्या कहा गया कि कुछ शब्द मूल रूप में एक विशेष अर्थ में या फिक्स्ड अर्थ में यूज होते थे, लेकिन बाद में चल करके उसका अर्थ जो है उस फिक्स्ड अर्थ से भी आगे निकल गया। जैसे आप देखिए, कुशल उदाहरण है, एक शब्द है कुशल, कुशान लाती, कुशों को लाना या लेना। आप देखते हैं कुश जो है एक घास का प्रजाति है, जिसको अगर आप मजबूती के साथ भी खींचते हैं तो आसानी से वो उखड़ता नहीं है, और जल्दी से अगर उसको तोड़ेंगे तो टूटता नहीं है। उसी कुश का प्रयोग लोग, जिसको मुंज बोलते हैं या अलग अलग जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो कुशान लाती, कुशों को लाना या लेना, इस अर्थ में यूज होता था। तो कुश को लाने में काफी सावधानी की जरूरत पड़ती। अगर उखाड़ते समय अगर आपने सावधानी नहीं बरता तो हाथ में कट लग सकता है, हाथ कट सकता है। तो इसलिए कहा जाता है
कि उसको लाने वाला जो है ना एक्सपर्ट आदमी होता है, बहुत समझदार होता है, और धीरे धीरे उसका मीनिंग कहां पर चला गया, चतुरता या निपुणता के सेंस में हो गया। ये अर्थ उसका था। कहां पर हो गया, कुशान लाती, चतुरता निपुणता। जैसे वह संगीत में कुशल है, वह शास्त्रों में कुशल है, वह खेलने में कुशल है आदि, इस रूप में उसका अर्थ विस्तार हो गया, यानी खेलने में वो एक्सपर्ट है, ये अर्थ आने लगा। जबकि पहले इसका अर्थ कहां तक फिक्स्ड था, कुशान लाती, कुशों को लाता है या लेता है, इतना अर्थ था। लेकिन आगे चल करके इसका अर्थ क्या हो गया, विस्तार हो गया। देखिए ये सिंबल बता रहे हैं कि आगे अर्थ कहां तक बढ़ के चला गया, ये चतुरता और निपुणता के सेंस में आ गया, और अर्थ विस्तृत अर्थ लेकर के बोलने लगे। संगीत में कुशल, शास्त्रों में कुशल, खेलने में कुशल, बोलने में कुशल, इस तरह से। दूसरा शब्द आप लीजिए, प्रवीण। आप जानते हैं प्रवीण, वीण, वीण यानी प्रकृष्टो वीणायाम, वीणा वादन में वह कुशल, श्रेष्ठ या निपुण, इस अर्थ में निपुण शब्द यूज होता था। किस अर्थ में, वीणा वादन में, वीणा को बजाने में। लेकिन आगे चल करके इसका अर्थ विस्तार कैसे हो गया, आप देखिए, निपुण ये तो रहा ही रहा, या दक्ष, चतुर, जैसे वह कृषि कार्य में प्रवीण है, एक्सपर्ट है, वह कला में प्रवीण है, इस तरह से इसका अर्थ विस्तार हो गया। तीसरा उदाहरण है तेल। सबसे पहले तिल का तेल, यह द्रव लिक्विड निकला, सबसे पहले तिल का तेल निकला था, उसके आधार पर तिल से जो निकला उसके लिए शब्द यूज किया गया तेल, और आगे चल करके यही तेल जो है तेल कहलाने लगा, तेल नाम पर गया। अब इसका अर्थ विस्तार होकर यह तेल या द्रव मात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा है। और अर्थ कैसे विस्तृत हो गया, ये तेल के लिए, सभी तेल के लिए यूज होने लगा, जबकि वह केवल तिल के तेल में यूज होता था, चाहे आप बोलिए सरसों का तेल, बादाम का तेल इत्यादि। एक अगला उदाहरण लीजिए, गवेषणा। ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव परीक्षा में भी। गवेषणा, इसका जो अर्थ है शोध कार्य, या आजकल बोलते हैं शोध कार्य या रिसर्च के लिए यूज करते हैं। ऐसे कंडीशन में ये पूछता है कि ये जो अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं वो किस दिशा की ओर संकेत करता है, किस दिशा का ये उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं ये अर्थ विस्तार को बताता है। गवेषणा या तेल या प्रवीण या कुशल, ये सब उदाहरण याद भी रखना होता है। गवेषणा, प्रारंभ में गव एसना, एसना मतलब चाहना, गव चाहना, गाय को चाहना, गाय चाहना अर्थ में था, गाय ढूंढना अर्थ में था। धीरे धीरे क्या हुआ, गाय ढूंढना, और आगे चल करके ये गाय गायब हो गया और ढूंढना अर्थ में यूज हो गया, और धीरे धीरे ये ढूंढना जो है खोजने अर्थ में यूज हो गया, और उससे भी आगे विस्तार होकर के यह आज के समय में शोध कार्य के लिए यूज होता है। गवेषक शोध करने वाला, गवेषणा शोध कार्य। तो अर्थ विस्तार आपने देखा, अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की जो दिशाएं हैं उसमें एक अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, एक्सपेंड करता है यहाँ पर अर्थ। तो उदाहरण को याद रखना है, मैटर तो आप समझ रहे हैं लेकिन उदाहरण को याद रखना होगा और बताना पड़ेगा। अब दूसरा है अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की दिशाएं, उसमें अर्थ संकोच, शब्द से ही आपको पता चल रहा है, संकोच मतलब सिकुड़ जाना, कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। अर्थ विस्तार के अपोजिट, विपरीत, अर्थ विस्तार में अर्थ पहले कहीं पर सीमित अर्थ में यूज होता था, अब धीरे धीरे उसका अर्थ जो है व्यापक अर्थ में यूज होने लगा। तो यहां अर्थ संकोच उसका अपोजिट है, अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ है, इनका विस्तृत अर्थ संकुचित या सीमित हो गया। जो कुछ जो शब्द हैं
उसका जो पहले विस्तृत अर्थ जो यूज होता था, धीरे धीरे उसका अर्थ जो है सिकुड़ गया, सीमित अर्थ में यूज होने लगा। संकुचित या सीमित। जैसे उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं, जगत, संसार, संस्कृति, और यही संस्कृति का मतलब है फैलाव, फैलना, ये सब एक ही सेंस में यूज हो रहा है। जगत, संसार, संस्कृति, इसके व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हैं जो शब्दों में निहित अर्थ है। जगत, गत, गतिशील, संसार, संसरणशील, ससरने वाला, धीरे धीरे बढ़ते रहने वाला। परंतु ये शब्द जो आप जगत, संसार, संस्कृति जो देख रहे हैं, ये संसार अर्थ में रूढ़ हो गया। चाहे जगत बोले, संसार बोले, संस्कृति बोले, वह एक अर्थ में आकर के सिमट गया, संसार। दूसरा उदाहरण आप लीजिए, वारिज, वारी मतलब जल, ज मतलब पैदा लिया, जन्म लिया, जल से पैदा लिया। अम्बुज, अम्बु मतलब जल, जल से पैदा लिया। सरसिज, सरसी मतलब तालाब से पैदा लिया। सरोज, सरहज, तालाब से पैदा लिया। पंकज, पंकज कीचड़ से पैदा लिया। नीरज, नीर जल से पैदा लिया। और इसका एक अर्थ में इस सब का पर्यायवाची शब्द जो है वो कमल के लिए यूज होता है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? वारिज जल, अम्बुज यानी वारी मतलब जल से पैदा लिया तो जल, अम्बुज तालाब, जैसे पंकज कीचड़ में होने वाला, ये सब अर्थ इसके होते हैं। परंतु ये शब्द कमल के अर्थ में रूढ़, रूढ़ का मतलब है फिक्स्ड। आप जब शब्द के रूप देखेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उसमें रूढ़ का मतलब है फिक्स्ड अर्थ देने वाला। रूढ़ अर्थ का मतलब है किसी एक अर्थ में वो जाकर के रुक जाएगा, वही अर्थ का बोध कराएगा। जैसे अगर हम वारिज जल से पैदा लेने वाले की बात करेंगे तो उसमें मछली भी हो सकता है, काई भी हो सकता है, कीड़े आदि भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर अर्थ संकोच होने के कारण ये सभी अर्थ अब नहीं रहे। यहां पर ये अर्थ हम नहीं कह सकते कि जल से पैदा लेने वाला, तालाब से, कीचड़ से पैदा लेने वाला, मछली, काई, कीड़े आदि हम नहीं कहते, बल्कि इनके लिए चाहे वारिज, अम्बुज, सरसिज, सरोज, पंकज, नीरज, ये कमल के अर्थ में सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है। तो क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा, समझ पा रहे हैं? बहुत आसान प्रश्न है। इससे पहले के जो भाषा विज्ञान सीरीज में जो कई वीडियोज आए हैं काफी टेक्निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत सरल है। तीसरा उदाहरण लीजिए अर्थ संकोच का। जलद, ज जहां भी आता है तो जन्म लेने वाला सेंस देता है, और द जहां पर आएगा मतलब देने वाला सेंस आएगा। जलद जल देने वाला। तोयद, तोयद मतलब ये भी जल देने वाला, पानी देने वाला। अम्बुद जल देने वाला। वारीवाह, वारी मतलब पानी को वहन करने वाला, ढोने वाला। और ये सब कौन है? बादल है, आप जानते हैं। जल देने वाला जलद, जल धारण करने वाला वारीवाह। ये बादल के अर्थ में रूढ़ हो गए, मतलब अर्थ संकुचित हो गए, एक में जाकर के अर्थ फिक्स्ड हो गया। इसलिए ये सभी उदाहरण किसके हैं? अर्थ संकोच के उदाहरण है। देख सकते हैं, अर्थ संकोच, कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। उदाहरण याद रखना अत्यावश्यक है, तभी आप लिखित परीक्षा में इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विस्तार की दिशाएं। चतुर्थ उदाहरण अर्थ संकोच का देखिए। वारीधि, नीरधि, अम्बुधि, तोयधि, ये सब क्या है? धी जो है ये धारण करने का अर्थ देता है। तो वारी, नीर, अम्बु, तोय, ये सब का अर्थ क्या है? जल। नीर पानी, अम्बु पानी, तोय पानी, और धी जो है धारण करने वाला का अर्थ देता है।
तो ये सब शब्द जो है वारिधि, नीरधि, अंबुधि, तोयधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र अर्थ में ये क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए, फिक्स्ड हो गए। जबकि पानी को धारण करने वाला बाल्टी भी हो सकता है, कंडाल हो सकता है, हौज हो सकता है, लेकिन इसको हम वारिधि नहीं कहते, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ जो है समुद्र के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अगला उदाहरण आप देखिए, अर्थ संकोच का सर्प। सर्प ये रेंगने वाले के लिए यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे ये अर्थ संकोच होके क्या हो गया? सांप के अर्थ में रूढ़ हो गया। सर्प मतलब सांप। रेंगने वाला अगर जीव की बात करेंगे तो हम बोल देते हैं कि वो सांप है। पर्वत, पर्व का मतलब होता है गांठ। पर्व वाला, तो पर्वत जो पहाड़ के अर्थ में ये रूढ़ हो गया है। गांठ वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर्वत शब्द जब बोलते हैं तो किसके लिए अब केवल यूज होता है? पहाड़ के लिए यूज होता है। अगला उदाहरण देखिए, अर्थ संकोच का। तटस्थ, तट पर अस्थ, तट। मध्यस्थ, उदासीन, उदासीन को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? उत जोर आसीन। आसीन का मतलब बैठा हुआ, उत का मतलब ऊंचा, ऊंची जगह पर बैठा हुआ। तो तट मतलब आप जानते हैं किनारा, जैसे नदी का तट, एक तरफ का तट, दूसरे तरफ का तट। तो तटस्थ किनारे पर खड़ा, मध्यस्थ बीच में खड़ा, उत आसीन ऊपर बैठा हुआ। लेकिन इसका अर्थ संकोच होके क्या हो गया? इस सभी का अर्थ है निष्पक्ष। न उधर के लिए बोलेगा न इधर वाले के लिए बोलेगा, मध्य में वो खड़ा है या एक तरफ खड़ा है, उसके लिए किस अर्थ में फिक्स हो गया? निष्पक्ष अर्थ में। न उसके बगल में उसका फेवर करेगा ना इसका फेवर करेगा, उसको बोलते हैं निष्पक्ष। जैसे मंदिर, ये भवन के सेंस में पहले यूज होता था, और आज के समय में अर्थ संकोच होकर के हो गया केवल मंदिर। कहने का मतलब गॉड के लिए जो टेम्पल है, देव मंदिर के लिए यूज होता है। मृग, मृग जो है पहले पशु मात्र के, सभी पशुओं के लिए यूज होता है। मृग कहने का मतलब पशु, लेकिन आगे चल करके आज के समय में क्या है? ये हिरण के लिए यूज होता है, डियर। पशु तो है, लेकिन एक पशु विशेष हिरण के लिए रूढ़ हो गया, यानी अर्थ संकोच हो गया। जबकि पहले पशु मात्र के लिए था, जितने भी पशु है उसके लिए आप मृग कह सकते थे। जैसे सभ्य, सभा में बैठने वाला। अब इसके लिए सभ्य के लिए केवल एक ही ये अर्थ रूढ़ हो गया। सुसंस्कृत, शिष्ट, नोबल पर्सन के लिए यूज होते हैं सभ्य कहने का मतलब। पहले सभा में बैठने वाले सभी के लिए सभ्य यूज होता था। अगला उदाहरण आप देखिए, श्राद्ध। श्रद्धा युक्त कर्म को श्राद्ध कहते हैं। अब केवल ये मृतक के जो श्राद्ध कार्य होते हैं उसके लिए श्राद्ध शब्द यूज होता है, यानी अर्थ संकोच हो गया। अनुकूल, कुल मतलब किनारा, कुल मतलब किनारा। अनु मतलब एक तरफ, अप्रति मतलब दूसरे तरफ। तो अगर बात करें कुल मतलब किनारा, तो किनारे के अगर इधर की बात करते हैं तो अनुकूल, और किनारे के दूसरे तरफ की बात करते हैं, उसके अपोजिट की बात करते हैं, किनारे के दूसरी तरफ की बात करते हैं उधर, तो उसके लिए प्रतिकूल शब्द यूज करते हैं। कहते हैं कि ये हमारी तरफ है मतलब हमारे अनुकूल है, और आपसे अगर दूसरी तरफ है तो आप बोलते हैं कि वो मेरे प्रतिकूल है। तो अनुकूल शब्द जो आपकी तरफ है तो कहेंगे कि वो मेरा हितैषी है, और प्रतिकूल मतलब वो हमारा विरोधी है। इस सेंस में अब यूज होने लगा, और कुल का जो मीनिंग था किनारा, वो अर्थ जो है अब हट गया। अनुकूल का मतलब हितैषी, आपका शुभ चिंतक, आपका हित चाहने वाला, और प्रतिकूल का मतलब विरोधी, आपका विरोध करने वाला। ये सेंस अब देने लगा अनुकूल प्रतिकूल। कितना अच्छा उदाहरण। एक उदाहरण और लीजिए, वेदना। वेदना सुख और दुख दोनों के अनुभव के लिए या होता था, पहले होता था, अब केवल
दुख अर्थ रह गया है। वेदना का मतलब ये है, जैसे बोलते हैं सिरो वेदना भवति, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द होता है। वेदना जो है ना हेडेक के लिए यूज होने लगा, अब दुख के सेंस में, दर्द के सेंस में यूज होने लगा है। जिसके साथ आप जोड़ देंगे सिरो वेदना तो हेडेक हो जाएगा। जबकि पहले क्या होता था, सुख और दुख दोनों के अनुभव के लिए, अनुभूति के लिए यूज होता था। अब केवल किस अर्थ में है, वेदना का मतलब केवल अब दुख रह गया। तो अर्थ का क्या हुआ, विस्तार हुआ या संकोच हुआ? स्पष्टतः अर्थ का संकोच हो गया, सिकुड़ गया अर्थ। घृणा, उदाहरण देखिए, दया और घृणा दोनों अर्थों में था। पहले घृणा शब्द जो था दया के कंडीशन और दोनों अर्थों में था, अब केवल घृणा अर्थ रह गया है, दया अर्थ अब गायब हो गया है। ध्यान दीजिए, पहले शुरुआत में शब्द यह दो मीनिंग देता था, दया और घृणा दोनों, लेकिन अब केवल घृणा अर्थ रह गया, दया अर्थ नहीं रहा। तो यह सब किसका उदाहरण है, अर्थ संकोच का, कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग का। अब देखते हैं अर्थादेश। अर्थ का आदेश, और जब कोई ऑर्डर देता है तो आपका नहीं सुनेगा, मतलब आपको हटा देगा और उस जगह पर बैठ जाएगा, इसलिए बोलते हैं शत्रुवत आदेश, शत्रु के समान होता है आदेश। ट्रांसफेरेंस ऑफ मीनिंग, मीनिंग को ही ये ट्रांसफर कर देगा। अर्थादेश का क्या अर्थ है, एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना, यही अर्थादेश कहलाता है। और आप जानते हैं आदेश का अर्थ क्या होता है, एक को हटाकर दूसरे का वहां पर आ जाना। अर्थादेश में शब्द का पुराना अर्थ, प्राचीन अर्थ, अर्थादेश के कंडीशन में शब्द का जो पुराना अर्थ होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है, और उनकी जगह पर क्या होता है, नया अर्थ आ जाता है। एकदम क्लियर है? यस। उदाहरण आप देखिए, असुर, मूल अर्थ जो है असुजोर र, प्राण शक्ति संपन्न, और प्राण शक्ति से संपन्न कौन व्यक्ति होता था उस समय, देवता के लिए यूज होता था। बाद में सुर जो है, केवल सुर शब्द जो है वो देवता के लिए रह गया, और ये देवता का उल्टा अर्थ क्या होता है, अ मतलब नो, और सुर का मतलब देवता, यानी जो देवता नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो राक्षस अर्थ हो गया। तो ये क्या हो गया यहां पर, अब क्या कह सकते हैं, अर्थ का क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। जो असुर शब्द राक्षस के सेंस में अब यूज हो रहा है, उससे पहले किस अर्थ में यूज होता था, देखिए एकदम अपोजिट अर्थ देता था। पहले उसका अर्थ देवता के सेंस में था, और बाद में चल करके क्या हो गया, राक्षस, अपोजिट अर्थ हो गया, मतलब उस अर्थ को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, यानी आदेश है, यहां पर अर्थ का आदेश है। दूसरा उदाहरण देखिए, वर, वर जो है इसमें विरी धातु है, जिसका मीनिंग होता है टू सेलेक्ट, यानी चयन करना। तो इसका मूल अर्थ क्या था, वर, वर का मतलब मूल अर्थ श्रेष्ठ था, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा अर्थ था, और अब केवल दुल्हा अर्थ रह गया है, और दुल्हा अर्थ का मीनिंग यही आ रहा है ना। वर का क्या होता है, एक तरह से चयन होता है, कई को देखते हैं उसमें से एक को चुन लेते हैं, तो विरी से ही वर बना है, लेकिन शुरुआत में मीनिंग क्या था, श्रेष्ठ। अब वह अर्थ रहा ही नहीं, अब उसकी जगह पर क्या है, एक बिल्कुल ही अर्थ बदल गया, दूल्हा। कैसा लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि बहुत आसान है, समझने में आसान है, इसमें बहुत टेक्निकल बात नहीं है, केवल उदाहरणों का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए देखते जाइए आगे, जो है ना, वो जो तीनों कंडीशन पैदा होता है, तो तीनों के कारण या तो कहीं अर्थ का विस्तार होता है या कहीं अर्थ का
अपकर्ष हो जाता है। तो अर्थोत्कर्ष है, यहां अर्थ का क्या हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, यानी अर्थ जो है बेहतर हो जा रहा है। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब अर्थ ऊंचा हो जाता है, कहते हैं एलिवेटर, एलिवेशन ऑफ मीनिंग। अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि अर्थ विकास की जो 3 दिशाएं ऊपर में बताई गई है, उनमें कुछ शब्दों में अर्थ परिवर्तन से अर्थ में उत्कर्ष हो जाता है, अर्थ में उत्कर्ष आ गया है, ऊंचा हो गया है, बेहतर हो गया है, और कुछ में अर्थ में क्या है, अपकर्ष हो गया, निकृष्टता आ गई, अर्थ जो है पहले से निम्नतर हो गया है। अब अर्थ देखिए, मुग्ध, मुग्ध अर्थ पहले मूर्ख अर्थ में था, इसका अर्थ पहले क्या था, मूर्ख अर्थ था, लेकिन अब कहते हुआ उस पर मुग्ध हो गया है, इसका अर्थ क्या है, मोहित होना, ये अच्छे अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो अर्थ का क्या हुआ, तो उत्कर्ष हो गया, अर्थ पहले से अच्छा हो गया। पहले मूर्ख अर्थ था, मतलब निम्नतर सेंस में था, नीच अर्थ में था। जैसे साहस, साहसी, साहस का मतलब पहले अर्थ था डाका डालना, चोरी करना, व्यभिचार आदि अर्थ में यूज होता था साहस, साहसी, कि उसका ताकत तो देखो कि वो कैसे कैसा काम कर सकता है, इस अर्थ में यूज करते थे। उसका साहस तो देखो, चोरी कैसे कर लिया, डाका कैसे डाल दिया, ये अर्थ था। व्यभिचार आप समझते हैं कि गलत आचार सेंस में, ये शब्द भी अब फिक्स्ड हो गया है। अब यह केवल साहस अर्थ, उत्साह अर्थ से युक्त कार्य और साहसी जो है उत्साही अर्थ में यूज होने लगा है। साहस जो है, साहस उत्साह युक्त कार्य अगर करते हैं उसके लिए यूज होता है। कहते हैं वो काफी उत्साह से भर गया है, प्रफुल्लित हो गया है, खुश हो गया है। और साहसी जो है उत्साही के लिए यूज होता है, जो उत्साह दिखाता है उसको उत्साही बोलते हैं, जो साहस दिखाता है उसको साहसी बोलते हैं। यहां पर अर्थ का क्या है, अच्छे सेंस में यूज होने लगा, यानी अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। जबकि पहले साहस, साहसी, डाका डालना, चोरी करना इत्यादि अर्थ में यूज होता था। फिरंगी, पुर्तगाली डाकू के लिए यूज होता था, अब सभी यूरोपियन के लिए यूज होता था, डाकू के लिए नहीं, बल्कि यूरोप के जो भी लोग हैं, यूरोप निवासी, उसके लिए यूज होता है फिरंगी। मतलब पहले से इसका अर्थ जो है बेहतर हो गया है। गवेषणा, ऊपर में आपने इस उदाहरण को देखा था, गाय ढूंढना अर्थ था, और अब जो है अनुसंधान, उससे अर्थ जो है बेहतर हो गया, गाय को ढूंढना, और अब है रिसर्च करना, शोध कार्य करना, और बहुत बड़े पैमाने पर यह अर्थ धारण कर लेता है। सभ्य, आप जानते हैं कि सभा में बैठने वाले के लिए यूज होता था, और अभी इसका यूज जो है सुसंस्कृत पर्सन के लिए होता है, नोबल पर्सन के लिए। मतलब पहले से इसके अर्थ में क्या आ गया है, उत्कर्ष आ गया है, इसलिए अर्थ में उत्कर्ष आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्थ जोड़ उत्कर्ष। संधि विच्छेद करके, संधि करके क्या कर देंगे, अर्थोत्कर्ष। तो आप समझ रहे हैं, उत्कर्ष का मतलब ऊंचा होना, बेहतर होना। अब हम लोग देखेंगे अंतिम बिंदु, अर्थापकर्ष। इसको अगर आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अर्थ जोड़ अपकर्ष। और आप जानते हैं कि अप जो है ना, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता है। अर्थ का क्या है, अपकर्ष हो गया है। तो ये जो अर्थापकर्ष है, डिटोरियरेशन, डिटोरियरेशन का मतलब धीरे 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 गिर जाना ना, उसका मीनिंग ही वही होता है, डिटोरियरेशन ऑफ मीनिंग। अर्थोत्कर्ष की तरह, अर्थोत्कर्ष में अर्थ ऊंचा हो जाता है, की तरह अर्थ परिवर्तन से कुछ शब्दों के अर्थों में क्या होता है, अपकर्ष आ जाता है, हीनता या निकृष्टता आ जाती है। जैसे उदाहरण से आप समझ लेंगे, असुर, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में यह देववाचक शब्द था, देवता के लिए यूज होता था,
लेकिन संस्कृत में अब उसका अपोजिट मीनिंग हो गया, राक्षस के लिए यूज होने लगा। तो अर्थ ऊंचा हो गया या नीचा हो गया? अर्थ जो है नीचा हो गया, यानी अर्थ का अपकर्ष हो गया। अर्थ जो है पहले से हीन हो गया, निम्न हो गया, निकृष्ट हो गया। जुगुप्सा, आज के अर्थ में आप जानते हैं जुगुप्सा का मतलब घृणा करना, जबकि पहले इसका अर्थ क्या था? जुगुप्सा का मतलब पालन करना, छिपाना, यह अर्थ था। अब जो है इसका अर्थ क्या है? हेट, घृणा करना, हेट करता है, घृणा करता है, ऐसा अर्थ हो गया। शौच, अब शौच का मीनिंग पहले पवित्र कार्य के लिए यूज होता था, सूची, सूची से ही शौच बना है, लेकिन अब आप जानते हैं शौच का मतलब है मल त्याग, पॉटी करना, ये अर्थ हो गया। महाराज, महाराज का अर्थ आज आप जानते हैं बड़े राजा के लिए था, और अब जो है हंसी मजाक में बोलते हैं कि महाराज मत बनिए। अब यह जो अर्थ है इसका रसोइया अर्थ है, कुक अर्थ रह गया। तो इस तरीके से आपने अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और अर्थ विकास के बारे में अध्ययन किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा विज्ञान की श्रृंखला का यह 15वां वीडियो है, और उम्मीद करते हैं कि फिलहाल ये 15 वीडियोस आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बहुत है। आवश्यकता पड़ने पर इस सीरीज को और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल मान के चलते हैं कि मैंने अपने अध्ययन काल में पाया कि अगर इन 15 वीडियोस की तैयारी अच्छे से कर लिया जाए तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की लिखित परीक्षा में या व्याख्याता परीक्षा में जो भाषा विज्ञान से प्रश्न आते हैं, शायद आपका कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 15 के 15 अगर आप तैयार कर लेते हैं 15 वीडियोस, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ही कोई सवाल बचेगा। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, और अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लेंगे। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की जब बात की जाएगी तो इसमें इतनी तरह की दिशाएं या विकास की दिशाएं होंगी: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष। यानी इसमें से 3 जो है ये ऊपर का मुख्य है, और इन तीनों के कारण कहीं कहीं पर अर्थ में उत्कर्ष आ जाता है और कहीं पर अर्थ में अपकर्ष आ जाता है। कहीं अपकर्ष आएगा, कहीं उत्कर्ष आएगा। तो चूंकि वो ऊपर वाले इन तीनों बिंदुओं में ये दोनों बिंदु शामिल है। अर्थ विस्तार होने से कहीं कहीं पर अर्थ संकोच होगा, कहीं अर्थ विस्तार होगा। अर्थ संकोच होने से भी कहीं पर अर्थोत्कर्ष होगा, कहीं पर अर्थापकर्ष होगा। अर्थादेश होने से भी कहीं पर अर्थोत्कर्ष हो जाएगा और कहीं पर अर्थापकर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं पर समझने में दिक्कत हुआ है तो वीडियो को फिर से आगे पीछे करके देखते रहिए। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस बात को समझने में परेशानी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी होती है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कमेंट में लिख करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे साथ थे तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि संस्कृत विशेष जन से सामान्य जन तक पहुंचे। वैसा व्यक्ति जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रोजी रोटी के साधन के रूप में देख रहे हैं, उनके तो ये काम आएगा ही आएगा। और वैसे व्यक्ति जो भाषा विज्ञान में रुचि रखते हैं, चाहे वो हिंदी के हो, संस्कृत के हो, या अन्य भारोपीय भाषा या भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का अध्ययन किए हों, तो उनके लिए भी ये वीडियोज जितने भी आप देख रहे हैं सीरीज़ के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। इससे संस्कृत की समृद्धि बढ़ेगी, संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी, संस्कृत को कैरियर के रूप में एक लैंग्वेज अपनाने वालों की संख्या बढ़ेगी, और इससे आप लोगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। अगर विद्यालय में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आएगी। इसलिए आप लोगों से मैं चाहता हूँ, इतना उम्मीद रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाइए, और इसके लिए शेयर करने की आवश्यकता होगी। शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक पर एक वीडियोज़ आने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल का नाम ही है संस्कृत एरा
एक संस्कृत युग की शुरुआत है और यह युग जो है आपके लिए क्या लाने वाला है, द वे टू विजडम। आप 2 लेवल का संस्कृत यहाँ पर देख पाएंगे। एक जो मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर वीडियोज आएंगे और एक एक करके टॉपिक आते जाएंगे और उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। साथ में दूसरी ओर जो एक दिनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक दिनी परीक्षा मतलब जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा देते हैं, चाहे जहां पर व्याख्याता की परीक्षा ऑब्जेक्टिव तरीके से होती है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, बी टेट, टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए भी मैं अलग से कुछ वीडियोज बनाऊंगा। एक सीरीज के अंतर्गत जो परीक्षोपयोगी सीरीज बनेगा, एग्जाम स्पेशल बनेगा और वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसलिए आप अपने नियर एंड डियर को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ताकि जो एक दिनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत अधिक हेल्प होने वाला है। और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो जैसी वीडियोज बन रहा है वो क्रमशः बनता ही जाएगा। तो चलिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नई जानकारी के साथ।